नमस्कार। वृद्धि लीगल में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट निशांत मिश्रा और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसे विषय पे जिसके कारण से कई सारे परिवार बच सकते हैं। ये मुद्दा है प्राइवेट मीडिएशन का। जनरली आप लोग सुनते होंगे कि मध्यस्थता में आपको कोर्ट के माध्यम से आपको भेजा जाता है, लेकिन आज जिस तरीके की मध्यस्थता या फिर मीडिएशन पे हम लोग डिस्कशन करने बैठे हैं, ये प्राइवेट मीडिएशन है। आज हम लोग जानेंगे कि भारत में प्राइवेट मीडिएशन का क्या स्कोप है और किस तरीके से प्राइवेट मीडिएशन भी उतना ही ऑथेंटिक हो सकता है जितना कि कोई भी मीडिएशन कोर्ट ऑर्डर से होता है। इस चीज पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सोमा पांडे मैम, जो कि खुद एक एडवोकेट हैं और फैमिली डिस्प्यूट्स को बहुत ही अच्छे से हैंडल करती हैं। तो मैम कैसी हैं आप, पहले आप हमें ये बताएं। नमस्कार निशांत, मैं बहुत अच्छी हूँ। लॉकडाउन एंजॉय कर रहे हैं हम लोग घर में बैठे बैठे, जी और मैम। ये टाइम जो है बहुत अच्छा यूटिलाइज हो रहा है चीज़ों को समझने के लिए, सीखने के लिए। अपार्ट फ्रॉम जितनी सेंसिटिविटी इन्वॉल्व है इसके इशू में, इसमें कुछ कुछ खबरें हम लोगों को ये भी आ रही हैं कि बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़ रहे हैं, बहुत जी सारे पारिवारिक झगड़े भी बढ़ रहे हैं इस बीच में। तो अभी होपफुली जब ये लॉकडाउन खुलेगा तो उसके बाद मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा स्कोप रहेगा हम लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो लोगों के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में उनकी मदद कर सके। और जी मैम। ऐसे में सारा बर्डन जो है हम लोग जुडिशरी पे या कोर्ट से डायरेक्ट किए हुए केसेस पे नहीं डाल सकते हैं। हमें कुछ ना कुछ जो है प्राइवेट अरेंजमेंट्स वो होना भी ज़रूरी है, क्योंकि कई बिल्कुल मैम। बार सबसे पहला प्लेटफॉर्म जो है लोगों के लिए पहुंच, कभी भी कोई झगड़ा हो, कुछ भी डिस्प्यूट हो, तो सबसे पहले लोग एक अच्छा लॉयर ढूंढते हैं। तो एज ए डेफिनेटली। लॉयर भी हम लोग उन्हें एक अल्टरनेट ये भी दे सकते हैं कि भाई कम्युनिकेशन ओपन करिए, ओपन करिए कम्युनिकेशन। जब एक जना आपके पास आ रहा है और कोई अगर झगड़ा या कोर्ट में प्रोसीडिंग्स नहीं चल रही, इवन इफ प्रोसीडिंग भी चल रही है, हमेशा किसी भी झगड़े का सोल्यूशन जो है कम्युनिकेशन के थ्रू खत्म किया जा सकता है। कम से कम पारिवारिक मुद्दे तो ऐसे होते हैं कि जहाँ पे सच झूठ से ज्यादा ये होता है कि एक एमिकेबल सोल्यूशन लेकर के आना, जो कि बहुत एग्जैक्टली। मुश्किल होता है। हमारे यहाँ जी रिवेंजफुल केसेस ज्यादा हो जाते हैं, ईगो वाले केसेस ज्यादा हो जाते हैं, जो कि अवॉइड किए जा सकते हैं यहाँ पे। जी मैम। जी मैम। तो मैम ऐसे में आपको मैम क्या लगता है कि अगर हम लोग प्राइवेट मीडिएशन के थ्रू जो भी लॉयर्स हैं वो इनिशिएटिव लेते हैं, तो प्राइवेट मीडिएशन का इंडिया में क्या स्कोप है? देखिए निशांत, इंडिया में प्राइवेट मीडिएशन का स्कोप बढ़ता जा रहा है। इन जनरल भी मीडिएशन का स्कोप और मीडिएशन के रिजल्ट्स काफी अच्छे रहे हैं। जैसे अगर हम पहले कोर्ट की ही बात लेकर के चलें कि दिल्ली हाई कोर्ट हो गया, कर्नाटका हाई कोर्ट हो गया, इन सारे में जो मीडिएशन सेंटर है वहाँ पे 75% से 80% तक सक्सेस रेट रिकॉर्ड किए गए हैं। और ओके। ज्यादातर केसेस में जो है, जो केसेस रेफर हुए हैं, उन केसेस में ज्यादातर केसेस जो है पहले हफ्ते में ही रिजॉल्व हो गए। क्यों जी ऐसा मैम। हो रहा था? क्योंकि बातचीत ओपन अप ही नहीं कर रहे थे वो। अच्छा, इसमें भी अलग अलग हाई कोर्ट, लगभग सारे हाई कोर्ट के पास, लगभग क्या सारे ही हाई कोर्ट्स के पास उनका अपना मीडिएशन सेंटर है। इवन लोअर कोर्ट्स के पास मीडिएशन सेंटर्स हैं। तो जो हाई कोर्ट के मीडिएशन सेंटर हैं, कुछ कुछ हाई कोर्ट्स ने तो वो ओपन कर रखा है लोगों के लिए वैसे भी पहुंचने के लिए। तो जैसे दिल्ली हाई कोर्ट है, आप एक एप्लीकेशन के साथ वहां पे अपने डिस्प्यूट को लेकर के पहुंच सकते हैं विदाउट हैविंग एनी केस रजिस्टर्ड एनीवेयर। तो ओके। जब लोग जाते हैं वहां पे, वो तब जाते हैं जब उन्हें वो किसी लॉयर के पास पहुंचते हैं, तो लॉयर उनको रिकमेंड करते हैं उनके उसके हिसाब से। सिमिलर वही चीज लॉयर अपने एंड से भी कर सकते हैं। अगर दो, जैसे अभी रिसेंट का ही मैं अपने यहाँ का बताऊं कि दो हस्बैंड एंड वाइफ आए मेरे पास, और दोनों का ये था कि वो दोनों साथ में नहीं रह सकते थे। दे बोथ वर एग्रीइंग ऑन दिस थिंग दैट वी आर नॉट रेडी टू लिव विद ईच अदर, बट हमको कोर्ट के चक्रों से नहीं जाना है। हमें आप जो है इजीएस्ट वो बताइए कि हाउ कैन वी वर्क आउट। अब वही है कि अब वो जबरदस्ती के केस कराने के बजाय जो है उनको एक ये दिया गया कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एज ए लॉयर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि मैं उनको देखूं कि कहीं से भी रिलेशनशिप वर्क करने वाला है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है छोटे मोटे झगड़े में ही आ गए हों ये। बिल्कुल मैम। जब वो चीज मैंने एसेस किया तो मैंने पहले हफ्ता उनको दिया, अलग अलग ऑप्शंस उनको दिए। उसके बाद मैंने उनसे उनके उनके व्यूज लिए, उनको पूछा, उनको अलग अलग ऑप्शंस मैंने दिया। मैंने कहा आप लोग सोच के आइए। एक हफ्ते बाद जब वो मेरे पास फिर से आए तो उन्होंने बोला कि नहीं, वी आर लाइक फर्म ऑन आवर डिसीजन, हम साथ में नहीं रहना चाहते। जब उन्होंने ये बोला, देन आई प्रोसीडेड फर्दर इन दैट डायरेक्शन। तो उस बीच में क्या हो रहा था, कहीं कहीं वो लोग बहुत एग्रेसिव हो जा रहे थे, और बेसिक काम मेरा यही हो रहा था कि मैं उनको सुनूं। दे रिक्वायर्ड ए लिसनर, और एक उन्हें ये भी लगना चाहिए कि अनबायस्ड है। बिकॉज हस्बैंड ने अप्रोच किया था मुझे और वाइफ को, एक बार को ये लग रहा था कि उनका ढूंढा हुआ है मीडिएटर, लॉयर, तो उनकी तरफ से बोलेगा। तो आई हैड टू अश्योर हर कि ऐसा नहीं है, आप मेरे पास आए हैं तो आपको, आप दोनों लोग मेरे पास एक साथ आए हैं तो मैं दोनों को जो पॉसिबल
और एथिकली राइट सोल्यूशन है वो मैं बताऊंगी। exactly, तो दोनों को अलग अलग बताया गया। दोनों का सबसे पहले तो ये मुझे लगता है फैमिली डिस्प्यूट्स में पर्टिकुलरली लिसनिंग ईयर्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों की कहानियां वो चाहे वो 1 महीने की शादी हो चाहे वो 10 साल की शादी हो, उनके पास इतना ज्यादा अंदर भरा हुआ होता है कि आप एक काउंसलर का पूरा काम कर रहे होते हैं, कि आप उनको exactly. काउंसलिंग भी दे रहे होते हैं। आप उनको पूरा सुनते हैं, फिर उन्हें जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि नहीं यहाँ सही है, यहाँ गलत है, नहीं ऐसा हो सकता था। आप रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अब फैमिली वाले डिस्प्यूट्स में जब लोग आ रहे हैं आपके पास, अब जैसे अभी यही लॉकडाउन खुलेगा, लॉकडाउन खुलने के बाद लोगों की साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या होगी उसको भी अभी समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से व्हाट्सएप पे बाढ़ आ जाती है या सोशल मीडिया पे बाढ़ आ जाती है मैसेजेस की या पैनिक सिचुएशंस की, तो कई बार ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ यही हो रहा है, लोग मरे जा रहे हैं पूरे चारों तरफ। मतलब वो ऐसा आपको फील देता है कि हम घर से बाहर अगर गेट तक भी निकल रहे हैं तो हम पूरे वॉरियर की तरह निकल रहे हैं। तो ऐसे केसेस में जो लोग अंदर बंद है, घरों का स्ट्रक्चर क्या है, फैमिली का स्ट्रक्चर क्या है, कितना लोग बोल पा रहे हैं, कितना उन लोगों में इश्यू, और जहां जहां रिसोर्सेस की क्राइसिस होती जाती है वहां पे डिस्प्यूट्स और बढ़ते हैं। तो फैमिलीज के तो प्रॉब्लम्स अभी बहुत आने हैं। तो ऐसी कंडीशन में प्राइवेट मीडिएशन एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है, एक सोशल ऑर्डर को भी मेंटेन करने के लिए, और एक हम लोगों का भी एक दायित्व बनता है कि हम लोग एक प्रॉपर उनको प्लेटफॉर्म दें सुनने का या डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का। जी मैम। तो जैसे मैम कोई भी मीडिएशन पे आज सच कोई स्टैट्यूट नहीं है, कोई लॉ नहीं है, ऐसे कंडीशन में जो भी व्यक्ति मीडिएशन का हिस्सा बनेगा तो ऑथेंटिसिटी पे कई बार सवाल होता है कि प्राइवेट मीडिएशन ऑथेंटिक है या फिर कोर्ट ऑर्डर मीडिएशन ऑथेंटिक है। तो ऐसे कंडीशन में जो भी लोग मीडिएशन प्राइवेटली स्टार्ट करना चाहते हैं या परस्यू करना चाहते हैं, वो किस तरीके से ऑथेंटिसिटी को प्रमोट कर सकते हैं? क्या बात कर रहे हैं निशांत, आप और हम लॉयर हैं, हम नहीं जानते हैं कैसे ऑथेंटिक बनाना है चीजों को। जी। देखिए पहली बात तो ये है कि जब भी लोग आते हैं प्राइवेट मीडिएशन के लिए, अगर मेरे पास आ रहे हैं, तो एक मैं उनसे एक एग्रीमेंट साइन करवाती हूँ कि आप जो है जो भी ये मीडिएशन हो रहा है ये वॉलंटरी है, और जो भी इसमें कम्युनिकेशन है वो लिटिगेशन के लिए कहीं यूज नहीं होगा। तो ये एक फॉर्मेट है जो मैंने अपने अपने कन्वीनियंस के लिए अडॉप्ट किया हुआ है, जिसमें मैं दोनों का साइन कराती हूँ, दोनों का वॉलंटरीली सिग्नेचर रहता है कि हम वॉलंटरीली आ रहे हैं और ये यहाँ पे हुई बात का कहीं पे भी लीगली कोई इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दूसरा ये कि जब उनकी अगर वो एक एमिकेबल सॉल्यूशन में पहुंच जाते हैं, तो वो जो एमिकेबल सॉल्यूशन में पहुंचे हैं तो उसको हम लोग जो है एक कॉम्प्रोमाइज का एग्रीमेंट बना करके उसको हम एक लीगल फॉर्मेलिटीज भी उसमें पूरी करवाते हैं। तो डिपेंड करता है वो केस कैसा है। मान लीजिए अगर वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का केस है तो कैसे प्रॉपर्टी डिवाइड हो रही, कैसे वो हो रहा है, बैठ के जब फैमिली मेंबर्स बात कर रहे हैं तो उसी हिसाब से फिर आगे फर्दर कोर्ट का उसमें लीगैलिटी इन्वॉल्व करा देते हैं। पर ये है कि दोनों में अंतर है। देखिए निशांत, एक तो ये है कि आपने मुकदमा किया क्रुएल्टी के बेसिस पे, आप हस्बैंड के ऊपर या वाइफ के ऊपर मुकदमा कर रहे हैं डिवोर्स लेने के लिए, और दूसरी तरफ आप जो है म्यूचुअल के लिए जा रहे हैं, तो दोनों में अंतर है। एक डिवोर्स का केस कम से कम 3 से 4 साल ऑन एन एवरेज ले लेगा आपका, प्रोसीडिंग्स पूरी होते होते, एविडेंस और सारे जो ट्रायल को खत्म होते होते वो लगभग 3 साल ले लेता है, और एक म्यूचुअल डिवोर्स आपका 6 महीने में खत्म हो जाता है। बिल्कुल, मैं हिंदू मैरिज एक्ट की स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ यहाँ पे, बाकियों में नहीं जा रही हूँ मैं। तो इसी तरीके से बाकी भी प्रॉपर्टी के ही केसेस में भी जो हमें जो कोर्ट से चाहिए होगा वो हमें कम टाइम में मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग पहले से ही अग्री होकर के आ रहे हैं, पहले से ही हम लोगों ने जो है उस चीज को अग्री कर लिया है। जी मैम, ऐसे कंडीशन में अगर जैसे जो भी व्यक्ति है जो मीडिएशन का पार्ट होना चाहता है, तो वो कौन सी ऐसी चीजें देखे एक मीडिएटर के अंदर कि क्या क्वालिटीज या क्या क्वालिफिकेशंस एक मीडिएटर के अंदर होना चाहिए बिफोर एनीवन चूजेस अ मीडिएटर? सपोज मेरे को मीडिएटर चूज करना है, तो मैं क्या चीज देखूं कि उस मीडिएटर में क्या क्वालिफिकेशंस हैं, या क्या कोई डिग्री होनी चाहिए? ऑब्वियसली मीडिएटर की आज सच कोई स्टैट्यूटरीली क्वालिफिकेशंस भी डिफाइंड नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या क्या चीज देखना चाहिए एक व्यक्ति को? देखिए निशांत, स्टैट्यूटरी के उससे जाएं अगर हम, तो जो कोर्ट ने जो एक निर्धारित किया हुआ है मीडिएटर्स के लिए, उन्होंने एक एक्सपीरियंस की उम्र निर्धारित की है कि इतना एक्सपीरियंस उनको होना चाहिए तभी दे कैन बी मीडिएटर। तो ये अलग अलग हाई कोर्ट के अलग अलग कोर्ट्स के अलग अलग एज एक्सपीरियंस के का एक क्राइटेरिया दिया गया है।
अदरवाइज मुझे लगता है कि प्राइवेट मीडिएशन में जब लोग जाते हैं तो एक तो वो थर्ड पार्टी होने चाहिए, अनबायस्ड होने चाहिए, दोनों ही तरफ के लिए वो अनबायस्ड होने चाहिए। जी मैम। दूसरी चीज ये है कि लिसनिंग स्किल्स का मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जब तक आप उनको सुन नहीं पाएंगे आप उनको बता भी नहीं पाएंगे। वो जी बंदा या आपका जो मीडिएटर है वो आपके फील्ड का एक्सपर्ट होना चाहिए। अब जी जैसे आप फैमिली के केसेस के लिए जा रहे हैं अगर, तो फैमिली कोर्ट के लिए आप फैमिली के ही लॉयर को लीजिए जिनका ज्यादा एक्सपीरियंस फैमिली की तरफ है। फैमिली कोर्ट बिल्कुल का कोई भी लॉयर होगा वो किसी न किसी स्टेज पे मीडिएशंस पे तो इन्वॉल्व होता ही होता है, बिल्कुल क्योंकि मैम। 98% केसेस जो है फैमिली कोर्ट के जो है वो आउट ऑफ कोर्ट ही सेटल होते हैं। वो बिल्कुल चाहे वो रेफर कर दिया हाँ, जाता है। नहीं, चाहे वो मीडिएशन सेंटर में जा करके हो, चाहे वो किसी रिलेटिव के थ्रू हो, चाहे वो लॉयर्स के ही इन्वॉल्वमेंट से हो। कई बार जी लॉयर्स भी वो करते हैं कि आके आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम जब पार्टीज खुद ही बोलती है कि नहीं हम लोगों को खत्म करना, आप बैठ करके बात करवाइए या इनिशिएट करिए, तो लॉयर्स ही, क्योंकि पार्टीज आपस में बात नहीं कर रही होती है तो लॉयर टू लॉयर ही बात होती है, वही दो लोगों को लेकर के बैठते हैं। तो जब हम हम्म। एंड स्टेज पे बैठ करके बात करा सकते हैं तो हम स्टार्टिंग में भी क्यों नहीं करा सकते, तो स्टार्टिंग बिल्कुल में भी मैम। करा ही सकते हैं। तो बिल्कुल। मीडिएशन के लिए ये भी हो सकता है कि अगर पार्टीज जा रही हैं तो पार्टीज को हम भी एक ऑप्शन दें कि देखिए अगर आप चाहते हैं तो ये बात की जा सकती है, या पार्टीज अगर अप्रोच कर रही है कि आप हमारे में मीडिएशन कराइए तो हम भी कांटेक्ट करके उनसे बात कर सकते हैं। जी लेकिन मीडिएटर्स के जो दो तीन जो मुझे लगता है मेरी समझ से रिक्वायरमेंट होती है, वो एक तो ये है कि वो अनबायस्ड होना चाहिए, थर्ड पार्टी होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि लिसनिंग स्किल उनकी अच्छी होनी चाहिए। तीसरी चीज ये है कि जो विषय वस्तु है उसमें उनको जानकारी, उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बिल्कुल मैम। दूसरी बात ये आती है कि एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए। तो हम्म। इसमें तो ये ऐसी चीज है कि एक्सपीरियंस को लेकर के कि मैंने कुछ लॉयर्स ऐसे भी देखे हैं जो एक एक साल का उनका एक्सपीरियंस है, एंड दे वर वेरी गुड एट व्हेन इट केम टू कॉम्प्रोमाइज और टॉकिंग और डिस्कसिंग अबाउट वेरियस इश्यूज इन्वॉल्विंग द केस। उनके साथ यस मैम। बैठ करके जब बात करने लगे, जब वो दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो आई फाइंड द जेंटलमैन वेरी गुड एट हिज वर्क, एंड जो जिस तरीके का वो अपना काम करके आए थे, तो जब हम लोग बैठे बात करने के लिए, बातचीत करने के लिए, तो उन्होंने बहुत अच्छा लेके आया। सो आई वाज अंडर हम्म। इम्प्रेशन कि इनका एक्सपीरियंस ज्यादा होगा। जब पूछा उनसे तो पता चला कि उनकी एक ही साल हुआ है रजिस्ट्रेशन के लिए, सो दैट वाज जी। वेरी रिमार्केबल ऑफ हिम। और कई बार ऐसा होता है कि सीजन जो एडवोकेट होते हैं, सीजन एडवोकेट के साथ ये होता है कि वो जल्दी एग्रेसिव नहीं होंगे, हम्म। और एग्रेशन की जगह है ही नहीं मीडिएशन में। मीडिएशन बिल्कुल सही रिक्वायर्स बात। लॉट्स ऑफ पेशेंस, और एग्जैक्टली। पेशेंस में दोनों को मॉडरेट करना, दोनों को बताना कि हम जो है बहुत ही न्यूट्रल होकर के आपकी बात सुन रहे हैं, और हम आपको वो चीज बताएंगे जो आप दोनों के लिए अच्छा होगा, जो आपके सारे रिस्क को कवर करेगा। क्योंकि रिस्क के बारे में जल्दी उन लोगों को पता होता नहीं है, जब वो लिटिगेशंस में जाते हैं तो वो रिस्क एसेस नहीं कर पाते हैं। तो मीडिएशन उनको ये भी हेल्प करने में मदद देता है कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं उनको, अगर ये उन चीजों को जो है अभी इस लेवल पे वो रिजॉल्व नहीं करते हैं तो। जी मैम, क्या आपको लगता है कि जो बार एसोसिएशंस हैं अलग हम्म। अलग कोर्ट्स में, अलग अलग ट्रिब्यूनल्स में, जो बार एसोसिएशंस हैं, स्पेशली जो फैमिली कोर्ट में बार एसोसिएशंस होते हैं, क्या उनको इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए कि वो एक सेपरेट प्राइवेट मीडिएशन सेंटर बनाए जिसमें कि जो भी एक्सपीरियंस लॉयर्स हैं उन्हें रोटेशन के बेसिस पे या उनका एम्पानलमेंट करके कोर्ट ऑर्डर करे मीडिएशन के लिए, इससे पहले ही फैमिली डिस्प्यूट्स को मीडिएशन के माध्यम से रिजॉल्व कराने की कोशिश करें? निशांत, अगर मैं फैमिली कोर्ट की बात करूं, इतने लेवल पे वहां पे मीडिएशन होते हैं केसेस में, मैं बता नहीं सकती हूँ। एक अगर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट की बात करें, 498A में पहले पुलिस थाने में मीडिएशन होता है, फिर उसके बाद उसको एफआईआर लॉन्च होने के बाद फिर सिविल कोर्ट में मीडिएशन सेंटर में आता है, वहां पे भी मीडिएशन होता है। फिर फैमिली कोर्ट में जो केसेस आते हैं मैंडेटरी, वो एक बार मीडिएशन के लिए जाते ही जाते हैं। तो वहां हम्म। पे इस तरीके से मीडिएशन तो कई लेवल पे हो रहा होता है। जी जी। लेकिन बार का इन्वॉल्वमेंट इसमें इसलिए भी कम रहता है क्योंकि बार इस चीज से थोड़ा सा अपने आप को पीछे ही रखती है। वो एडवोकेट्स के इश्यूज पे बात करती है, और ये जी। क्लाइंट के सिरे वाली बात हो गई। तो हम्म। लेकिन अच्छा रहता कि अगर इस तरीके का कोई पैनलमेंट किया जाता या पैनल बनाया जाता। जी मैम जी। एक सेपरेट फोरम अगर क्रिएट किया जाए शायद बेहतर हो। सेपरेट फोरम तो नहीं, देखो बहुत सारे जो लॉ फर्म्स हैं, अच्छी लॉ फर्म्स हैं, वो लोग प्रोवाइड करते हैं इस तरीके की फैसिलिटीज। जी और जितने मेट्रोज हैं उनमें ये देखा भी जाता है कि बड़े बड़े कई कई जगह जो है बहुत हाई प्रोफाइल केसेस हैं जिनको मीडिएशन के थ्रू ही सॉल्व किया गया है। इवन आपका जो जायंट्स हैं, गूगल है, याहू, अमेजोन, इनके भी डिस्प्यूट जो है प्राइवेट मीडिएटर्स ने ही रिजॉल्व कराए हैं।
तो ये तो एक ट्रेंड रहा है कि प्राइवेट मीडिएटर्स का अभी रिसेंटली जो है हाई प्रोफाइल इशू रहा है पार्टनरशिप का, जो अमरचंद ब्रदर्स का रहा है, वो भी प्राइवेट मीडिएटर्स ने कराया है। तो ऐसा नहीं है, प्राइवेट मीडिएटर्स अपने लेवल पे अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये है कि अगर हम बार के थ्रू अगर इसको कराना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि वो फिर इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाएगा और वो फिर वही रेगुलर रूटीन वाली चीज हो जाएगी, जिसका उतना इम्पैक्ट नहीं रह जाएगा। जब पर्सनल इंटरेस्ट लेकर के एक लॉयर उसको मीडिएट करा रहा है, उसको अपनी अलग से फीस चार्ज कर रहा है उसका, बिकॉज ही इज इन्वेस्टिंग हिज और हर टाइम एंड एनर्जी उस चीज को रिजॉल्व कराने के लिए, तो वो अपना अलग ही इम्पैक्ट रहेगा। अब अगर बार के लेवल पे हम जाएंगे तो बार कैसे केसेस असाइन करती है मीडिएशन के लिए, वो भी एक डिफिकल्ट चीज हो जाएगी। तो वो तो बहुत ही वाइड और बहुत बड़ा स्कोप हो जाएगा, जो मेरे ख्याल में इस फोरम में कवर नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगी, जैसे कुछ कंट्रीज में, खासतौर पे मैं फ्लोरिडा कोर्ट का एग्जांपल देती हूँ। वहां पे क्या होता है कि बिफोर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में जो भी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग होगी, तो हर हियरिंग में उनको कोर्ट के अंदर जाने से पहले मीडिएशन सेंटर जाना पड़ता है। अनलेस मीडिएटर ये बोल दे कि अब जो है इनके में मीडिएशन का कोई स्कोप नहीं है, देन मीडिएटर जो है, मीडिएशन का स्कोप नहीं होने का मतलब ये है कि वन ऑफ द पार्टी इज नॉट रेडी टू कोऑपरेट और टॉक, तो वो साइकोमेट्रिक असेसमेंट के लिए भेज देते हैं उसको। तो उससे क्या होता है कि हर बार देखो कोर्ट में जितने भी केसेस लिस्टेड हैं, जजेस के पास इतने ज्यादा लोड रहता है कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि हर बार हर केस को वो सुने, और सुनने के बाद भी मतलब पार्टीज के सारे ग्रीवेंसेस वो सुन ले, इतना टाइम नहीं रहता जजेस के पास। लेकिन अगर वो मीडिएशन में जा रहा है, मीडिएशन में जब ये दो पार्टी जो हैं, लिटिगेंट्स जो हैं, आपस में एक दूसरे को बार बार फेस करते हैं और बैठते हैं बात करने के लिए, तो कई बार वहां पे भी मैटर रिजॉल्व होते हैं। तो कुछ तो सिस्टम ऐसा किया जा सकता है कि जिसमें प्राइवेट पैनल एक बनाया जाए अलग से प्राइवेट मीडिएटर्स का, पर वो किसी बार से या इससे एसोसिएटेड ना हो कि एक प्राइवेट बॉडी ही रहे तो ही अच्छा है। अच्छा मैम, एक आखिरी सवाल आपसे मैम पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे मीडिएशंस ऐसे भी होते हैं जो कि फेल कर जाते हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से कारण हो सकते हैं कि मीडिएशंस फेल हो जाते हैं? क्या कई बारी जैसे आप मीडिएशन सेंटर में पहुंचे, आपने मीडिएटर के सामने सारी बातें रखी, उसके बाद जब आप लोग वापस अपनी फैमिली वालों से मिलते हैं तो कहीं फैमिली वाले कुछ ऐसे होते हैं कि वो फिर से कान भरना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं तुम लोग अलग रहो, तुम लोग साथ नहीं रह सकते, या फिर जो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं सोसाइटी में, कई बारी क्या वो भी कारण बनते हैं मीडिएशन को फेल होने में? देखिए निशांत, मैं ये तो नहीं मानती कि कहीं पे भी कोई फैमिली चाहती होगी कि चाहे उसका बेटा हो चाहे बेटी हो उसका परिवार टूटे। फैमिली का नॉर्मल केस में फैमिली का अप्रोच ये रहता है कि लोग जो हैं जुड़ जाएं, लेकिन ये होता है कि जब चीजें जो हैं, जैसे मोस्टली जो ब्रेकअप वाली रीजंस होते हैं वो होते हैं, या तो सबसे पहला होता है ईगो, ग्रीड, उसके बाद लस्ट। लस्ट वाला पार्ट तो कम ही रहता है क्योंकि बहुत कम केसेस में होता है, लेकिन ईगो और पैसा ये इतना ज्यादा होता है। लड़की वालों को ये लगता है कि मैक्सिमम लिया जाए, लड़के के वालों को ये लगता है कि मिनिमम दिया जाए। हमारे यहाँ एक मैरिज पॉट का कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि आप जैसे कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में ये आया कि एज ऑफ मैरिज देखना चाहिए। अब आप सोचिए कोई शादी ऐसी है जिसमें 15 साल 20 साल 10 साल के बाद वो मुकदमा आज कोर्ट में जा रहा है, तो वहां पे तो जो भी कुछ बनाया दोनों लोगों ने, तो वो दोनों के बराबर के लिए हुआ। अगर वाइफ काम नहीं भी कर रही है तो भी हस्बैंड को वो इतना सपोर्ट तो दे रही है अपने घर में अपने एफर्ट्स के साथ। तो उसके बाद 10 साल 11 साल के बाद शी इज लेफ्ट विद नथिंग, और हस्बैंड जो भी बनाता जा रहा है वो सब कुछ वाइफ के नाम पे बनाता जा रहा है। अब वो डिवोर्स वाली कंडीशन हुई तो हस्बैंड इज लेफ्ट विद नथिंग। तो हमारे यहाँ ये जो वो मैरिज पॉट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। जो छोड़ के मतलब इस पूरा प्रोसेस ऐसा हो गया है कि जो विक्टिम्स हैं दे आर गेटिंग विक्टिमाइज्ड मोर, और जितना डिले हो रहा है, डिले इज जस्टिस डिनाइड, और ये हमारे यहाँ तो वो इतना ज्यादा हो जाता है। आप देखिए, आप मेंटेनेंस के केसेस ले लीजिए, बच्चे छोटे हैं, 3 साल 4 साल के बच्चे हैं, आप वो इंतरिम आप ऑर्डर कर रहे हैं, इंतरिम ऑर्डर का एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है, वो जब तक वो उसका ही एग्जीक्यूशन का एज आता है, बच्चे 12 साल 15 साल के हो जाते हैं। तो ये तो एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए पेरेंट्स की कि वो उस चीज को लेकर के चलें। अब बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ एक लड़की की साइड से प्रॉब्लम है या लड़के के साइड से प्रॉब्लम है,
प्रॉब्लम्स दोनों की तरफ से होती है तभी वो कोर्ट में खड़े होते हैं। लेकिन बैठ के रिजॉल्व करना सबसे ज्यादा अच्छा होता है कि आप बाकी चीजों को एक साइड रखें और रीजनेबल एक प्लेटफॉर्म पे आए। फेल होने का रीजन ही यही होता है, कहीं लालच ज्यादा होता है, कहीं ईगो ज्यादा होता है। ईगो ये होता है कि हम उनको धूल चटा के छोड़ेंगे, उनको ये करा के छोड़ेंगे, फायदा कुछ नहीं है। मेरे यहाँ जो केसेस आते हैं मैं तो सबसे पहले उनसे यही बोलती हूँ कि भाई देखिए, जीता कोर्ट का ऑर्डर जिसके भी फेवर में आएगा, हारेंगे दोनों लोग ही। एंड दिस इज द फैक्ट विच आई से, इवन दो आई एम ए वेरी एग्रेसिव लॉयर, जब कोर्ट में जाती हूँ तो आई एम वेरी एग्रेसिव, बट दिस इज द फैक्ट विच आई टेल माई क्लाइंट क्लियरली, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उनको ये चीज जरूर बता देती हूँ कि दीज आर योर रिस्क जो कि आगे रहेगा। एंड कोशिश भी करती हूँ कि वो अपने लेवल से वो ओपन रहे इस चीज के लिए कि कभी अगर बात करने की स्थिति है। और कितने केसेस ऐसे हैं जिसमें हमें बोला गया कि नेक्स्ट डेट में जो है मैडम ये होना है, ये चीज होनी ही होनी है, और नेक्स्ट डेट में जाके खड़े होने तो पता चला है कि मैम वो साथ में रहेंगे अब। तो you never know how client they change their psychic changes, that also you never know। कई केसेस ऐसे हुए हैं कि हमने म्यूचुअल डिवोर्स फाइल कराया है एंड देन जस्ट एक छोटी सी बात हमने बोल दी कि भाई हमें तो लगा नहीं कि आप लोगों की पर्सनालिटी में इतना डिफरेंस है कि आप लोग साथ में ना रह पाए या आपकी शादी ना चल पाए। तो पता चला कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग तक वो शादी मतलब उन्होंने अपना केस ही विड्रॉ कर लिया। तो ऐसे भी केसेस हुए हैं कि लोग डिवोर्स फाइल करने के बाद भी वापस गए साथ में रहने के लिए। लेकिन फेल नहीं होने का तो रीजन ये है कि वो इंडिविजुअल फैक्टर्स होते हैं सारे केसेस के। कई बार लोगों में बहुत ज्यादा लालच होता है, वो देना ही नहीं चाहते, कुछ सब कुछ लेकर के बैठना चाहते हैं। कई बार लोगों में बहुत ज्यादा ईगो रहता है कि वो माफी मांगे, वो नाक रगड़े हमारे सामने, वो बर्बाद हो जाए, जो कि दोनों ही चीजें गलत है। आपको बैठ के एक विन विन सिचुएशन लाइए, बिकॉज anybody who is coming to family court or family disputes, they are coming in their golden ages, 20s में आ रहे हैं, 30s में आ रहे हैं। वो टाइम जो है लाइफ को एंजॉय करने का है, करियर में आगे बढ़ने का है। एंड यू आर स्पेंडिंग कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम एनर्जी एंड रिसोर्सेज इन कोर्ट्स। और वहां पे भी आने से पहले जो है, आप आने से पहले भी आप परेशान रहेंगे, जिस दिन आएंगे उसके बाद हफ्तों आप और परेशान रहेंगे, क्योंकि आप सोचते रहेंगे उसके बारे में। तो दैट टेक्स अवे योर पीस ऑफ माइंड। तो इसलिए बैठ के रिजॉल्व करना हमेशा अच्छा सोल्यूशन होता है। पर देखते हैं कैसे अब वर्कआउट होती हैं चीजें, बिकॉज हम लोग इवन वी आर फोकसिंग ऑन प्राइवेट मीडिएशन कि हम लोग करें और करवाएं। तो जहां दोनों पार्टीज आ जाती हैं वहां पे करवा दिया जाता है। जहां दोनों पार्टीज नहीं आती हैं तो लेटर स्टेज में जब भी लोग आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात करते हैं, देन वी फैसिलिटेट दैट। ग्रेट मैम, थैंक यू मैम। That's all for today। आशा है कि आप लोगों को प्राइवेट मीडिएशन समझ में आया होगा, और हमेशा इस चीज को ध्यान में रखें कि यदि जैसा कि मैम ने बोला कि कोई भी पार्टी अगर फैमिली डिस्प्यूट में जीतती है तो वहां पे दोनों ही पार्टीज की हार है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए भी मीडिएशन का रास्ता जरूर अपनाएं और कोशिश करें कि अपने रिलेशंस में एक विन विन सिचुएशन बनाने की कोशिश करें। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप वॉचिंग वृद्धि लीगल एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।